हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में मैं आपसे बात करूंगा फिजिक्स की। तो बिल्कुल बात नहीं करने वाला आज मैं फिजिक्स में, कुछ कॉमन क्वेश्चन जो जैसा कि 10th और 12th वालों का बोर्ड एग्जाम आ रहा है, तो कई स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है, ये क्वेरी होती है कि 90 प्लस कैसे लाया जाए, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करे कि 90 प्लस आएगा। तो इसमें मैं वो सारे स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा जो 6-7 साल के जो टीचिंग एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है और देखा है। वो बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें करूँगा, कुछ हवा हवाई ऐसे ही आपको मोटिवेट करके नहीं चला जाऊँगा। जो प्रैक्टिकल है, जिन चीज़ों को अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको एग्जैक्टली रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले देखो, अब इस कैटेगरी होती है स्टूडेंट्स की कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल लगभग ये है 60%, 70%, 80%, देन 90%। मतलब ये जो प्रिपरेशन लिखा है, क्या होता है ना कि आप अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आपको एक आइडिया मन में, एक आभास हो सकता है, या जो भी आपके क्लास टेस्ट वगैरह आपने कहीं भी दिया होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका लेवल क्या है आज के डेट में, इस पे डिपेंड करता है आपको कैसे आगे अप्रोच करना है। ओके, मतलब आपका लेवल ये है कि आप बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में 60% लाते हो, या सीधा सी बात इससे आप ये समझ सकते हो, मार्क्स अगर आपके नहीं भी अंदाज लगा पा रहे हो कि आप कितने मार्क्स लाने के कैपेबल हो, तो आप सीधा सी डिपेंड करता है कि आपने सिलेबस कितना, अगर आपने 60% सिलेबस आपको आता है इवन, अच्छा जो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा वो 10th और 12th वालों के लिए कॉमन होगा, क्योंकि दोनों का बोर्ड एग्जाम है। आप कॉमन रूप से अपने सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं और हर एक सब्जेक्ट के लिए होगा, क्योंकि 10th और 12th में हर एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि एटलीस्ट बोर्ड एग्जाम में उनके 90 प्लस आए, स्पेशली इफ यू आर इन सीबीएसई बोर्ड्स। स्टेट्स बोर्ड में तो कई सारे स्टेट्स बोर्ड में 90 प्लस लाना थोड़ा कठिन काम होता है, बट सीबीएसई में आप एक प्रॉपर अप्रोच अप्लाई करोगे तो आपके परसेंटेज और मार्क्स आएंगे। ओके, तो अगर आपने 60% तैयारी है आपकी सिलेबस की, 70% है, 80% है, 90% है, कॉमन स्ट्रेटजी में बता रहा हूँ। तो देखो होता क्या है कि अगर आपकी प्रिपरेशन की लेवल 60% है तो आपको 60 से 70% मार्क्स लाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करोगे। आप थोड़ा सा तरीके से कुछ कुछ चीज़ों को ठीक कर लोगे तो आप 70% पे आ जाओगे। 70 to 80% भी आप थोड़ा और मेहनत करोगे तो आ जाओगे, बट 80 से 90 जाना थोड़ा नहीं, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपका लेवल 80 पे है, मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, मतलब आपकी आज की डेट में स्ट्रेंथ 80% लाने की है और आप 90% लाना चाहते हो, 90 प्लस जाना चाहते हो, तो आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। 60 से 70 थोड़ा बहुत आप अप्रोच सही करोगे, आ जाएगा। तो अब हम लोग उस अप्रोच की बात करते हैं कि ये सारे स्टूडेंट्स एक कॉमन रूप से किस तरीके से 90 प्लस के लिए सोच सकते हैं और जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ वो फॉलो कर सकते हैं। तो फर्स्ट पहला काम तो आपका ये होगा कि आपको एनसीईआरटी से, ये एनसीईआरटी, अभी देखो एनसीईआरटी बुक कई बच्चे इग्नोर करते हैं, बट आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके सारे सिलेबस कवर अप होने चाहिए। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग साइड बुक में कुछ चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्स्ट्रा भी दिया रहता है जिसका कोई मैटर नहीं होता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, है ना। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके सारे कंप्लीट है और आपके पास एक अच्छा क्लास नोट्स है। अच्छा क्लास नोट मतलब कि किसी भी टीचर से आप पूरे साल पढ़े होंगे, आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो ये दो चीज़ होना चाहिए आपके पास ईच एंड एवरी चैप्टर। ओके, ईच एंड एवरी चैप्टर मतलब एनसीईआरटी में सपोज मैं अगर फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में 14 चैप्टर है, 14 है ना, 14 चैप्टर आपके पढ़ने हैं। तो ये सारे के चैप्टर्स में आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आते हैं, मतलब इट मीन्स व्हाट, आपके कॉन्सेप्ट्स आते हैं। दूसरा, आपके पास क्लास नोट्स अवेलेबल है हर एक चैप्टर का, क्योंकि क्लास नोट्स से क्या होता है, आपको रिवीजन करना आसान होता है। नहीं भी अवेलेबल हो तो आप अपने फ्रेंड से, टीचर से अरेंज कर सकते हैं, या ऑनलाइन भी अभी बहुत सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, तो आप कर लोगे। ओके, क्लास नोट है। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो आता है, अच्छा अभी धीरे धीरे मैं उस पॉइंट की ओर बढ़ूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तो एकदम बेसिक बता रहा हूं कि इतना तो हर एक स्टूडेंट के पास होना चाहिए, देन यू कैन थिंक अबाउट 90%। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सोचे, है ना, और आपको 90% आगे नहीं, आपके 90% लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और दूसरी की माइंडसेट होना होगा। आपको मेंटली स्ट्रांग होना होगा कि हाँ, अब जितने भी मेरे एग्जाम से बचे हैं इसमें मैं एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ पढ़ूंगा, मेहनत करना। तो 90% का एक माइंडसेट होना बहुत जरूरी है जो आपको बनाना पड़ेगा, है ना, उसके लिए। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपके पास होगा, तब आप इस 90 प्लस के बारे में सोच सकते हो। तो अगर 90 प्लस लाना है, क्योंकि यही चीज होता है, मैंने पढ़ाया है कई बच्चों को पिछले कई सालों से, तो इसके आधार पे मैं बता रहा हूं कि इतनी चीजें होगा, देन यू कैन गो फॉर 90।
आपको एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स नहीं पता, चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं, है ना, ढंग से आपके पास क्लास नोट्स अवेलेबल नहीं है ना। चलो 100% क्लास नोट्स सबके पास नहीं होते, बट ऑलमोस्ट 80 to 90% सिलेबस के क्लास नोट्स होने चाहिए, है ना, क्योंकि 100% तो किसी 14 चैप्टर है या 14 चैप्टर है, तो 10-12 चैप्टर के तो क्लास नोट्स आपके पास होने चाहिए, फ्रेंड से अरेंज कर लो। तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट अगर है तो ही आप इसके बारे में सोच सकते हैं। ऐसा हलवा नहीं है कि आप कुछ भी ऐसे मैं कुछ भी बता दूं और आप कर लो, है ना। अब ऐसे बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल रहते हैं जिसमें रहता है, लेकिन ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है। थर्ड ईयर वन इज 5 ईयर PYQ, और PYQ मीन्स व्हाट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये मिनिमम है, अगर 10 ईयर भी हो जाए तो और भी बेस्ट। तो अगर आपने एनसीईआरटी से आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स पते हैं, अब थोड़ा सा क्या होता है, अगेन मैं बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि हर चीज़, थोड़ा बहुत आपकी कमी हो सकती है, बट ऑन एन एवरेज आपको हर एक चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट पता है। कुछ चीज़ें नहीं आ सकता है, कुछ चीज़ें टफ लगता हो, देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो उसके बाद क्लास नोट्स अवेलेबल है जिससे आप क्विक रिविजन करो, और उसके बाद आपने पिछले 5 साल के बोर्ड पेपर करे हैं या नहीं करे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे आपको ये दोनों करने के बाद एक आइडिया लगेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आइडिया ये लगता है कि बोर्ड्स किस तरह से सवाल पूछते हैं। और बोर्ड एग्जाम्स में होता क्या है ना कि बोर्ड एग्जाम्स एक अलग स्ट्रेटेजी होता है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट और जेईई देते हो तो वहाँ आपका नॉलेज स्किल चेक होता है, आपके पास नॉलेज कितना है। बोर्ड में टोटली राइटिंग स्किल, आपके पास नॉलेज तो है बट आप उसको लिखते कैसे हो, एग्जाम के अंदर पेपर पे रिप्रेजेंट कैसे करते हो। तो बोर्ड एग्जाम इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन, ओके। तो आप ऐसे नहीं जैसे तैसे आंसर करोगे। अच्छा, आंसर राइटिंग अच्छा कैसे हो, बोर्ड में आंसर राइटिंग के बारे में मैं नया वीडियो भी लाऊंगा आने वाले टाइम में, जल्दी ही आपके एग्जाम से काफ़ी पहले, और ऑलरेडी पहले से भी एक पढ़ा है जिसमें मैंने एक आइडियल आंसर अपने कॉपी को, पेपर को कैसे रिप्रेजेंट करें, इसका वीडियो है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं PY की। तो अगर आपने प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन कर लिया है, तब अब आपको 90+ के बारे में सोचना है। तो ये रिक्वायरमेंट बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसके बिना मुझे नहीं लगता कि इतना चीज़ छोड़ के डायरेक्ट आप इस स्ट्रेटजी पे जंप करोगे तो ये उतना फ़ायदा करने वाला है। अब देखो, अब अच्छा, प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन से ये भी होता है, कई बार एग्जाम में देखा गया है पिछले 5-7 साल के सवाल बना के अब पेपर बना के जाते हो तो 50 to 60% क्वेश्चंस डायरेक्ट मैच कर जाते हैं, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चंस के टाइप्स बहुत ज़्यादा नहीं है। अब ये लॉन्ग की बात करो, 1 मार्क्स में डिफरेंट कर सकता है, बट 3 और 5 मार्क्स में 50 to 60% मैच कर जाता है क्वेश्चन कई दफ़ा। तो इतना करते ही आपके कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी जो एग्जाम में आने वाले हैं आपने पहले बना लिया। तो अब बात करते हैं जो मेन स्ट्रेटजी हमारा है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट पूरा लास्ट तक देखो, तब जाके समझ आएगा। अब 90+ के लिए क्या करना है। अब जब इतनी चीज़ें आपने कर रखी है, ओके, तो अब आपको करना ये है कि आपको सिंपल पेपर उठाना है, ओके। अब सबसे काम की बातें मैं बता रहा हूँ, सिंपल पेपर ये हर एक सब्जेक्ट में आप कर सकते हो, ओके। अगर आप 10th में हो, मैथ साइंस SST इंग्लिश सब में कर सकते हो, 11 12th में हो, 12th में है तो भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सब में करें। तो आपको अब सिंपल पेपर उठाना है, ओके। सिंपल पेपर की नंबर 5 to 10 हो सकता है। अब ये सिंपल पेपर कहाँ से लें, 5 से 10, ओके, मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 सॉरी। तो मैक्सिमम 10 सिंपल पेपर ये इस रेंज में आपको लेना। अब सिंपल पेपर कहाँ से ले, कोई भी पब्लिकेशन की सिंपल पेपर ले लीजिए, किसी इंस्टीट्यूट की ले लीजिए, किसी स्कूल के ले लीजिए। सिंपल पेपर कोई भी खराब नहीं होता है। सिंपल पेपर मीन्स एग्जाम का एक आइडियल मॉडल पेपर जो होता है जिसमें 2.5 घंटे का टाइम लिया हो और एग्जाम के पैटर्न पे क्वेश्चंस अवेलेबल हो, या आपके प्री बोर्ड वगैरह में अगर अच्छे क्वेश्चंस आए हैं तो आप उसको ले सकते हो, ओके। तो अब सपोज आपने पूरी तैयारी कर रखा है, पूरा रिवीजन कर चुका, ओवरऑल इतना चीज़ों का आइडिया आपके पास ओवरऑल ऑन एन एवरेज है, ओके। तो अब बात आता है कि करना क्या है। अब आपको पेपर तो आपका कितने 3 आवर का होता है। अब ये 3 आवर का पेपर होता है तो आपको क्या करना है, एक सिंपल पेपर उठाना है और 2.5 घंटे का अलार्म लगाना है। आप टाइम देख लेना, जब भी आपको कंटिन्यू 2.5 घंटे का 2.5 आवर का टाइम हो, पेपर लेना है, कुछ ब्लैंक पेज लेने हैं जिससे आप पूरा पेपर का आंसर कर लो, और बिल्कुल टेबल चेयर पे बैठ के, ओके। और एग्जाम लाइक कंडीशन के अंदर उस समय आप घर में बोल देंगे कि अगले 2.5 घंटे तक मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, पुट योर मोबाइल स्विच ऑफ, ओके। आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके हटा दो और 2.5 घंटे का अलार्म सेट करो। अब उस पेपर को लेके बैठो, ठीक है। अब जब पेपर को लेकर आप बैठेंगे तो 2.5 घंटे में आपको 3 घंटे का पेपर है बट आपको प्रैक्टिस 2.5 घंटे की करनी है, ओके। तो 2.5 घंटे में आपने पेपर पूरा सॉल्व करना है, ठीक। अच्छा, पेपर सॉल्व करना है तो पेपर तो आपने सॉल्व किया। अब 2.5 घंटे के बाद जब आपने पेपर सॉल्व किया तो आपके पास आपने जो भी सॉल्यूशन बनाया है वो है। अब आपको उसको क्या करना है, चेक करना है।
पेपर को चेक करना है। खुद से कर लो अगर सॉल्यूशन है, या बेटर ये होगा कि आपने अपने रेफरेंस सब्जेक्ट टीचर जो भी कोचिंग वगैरह में करे होगा उनसे थोड़ा संपर्क करिए कि सर आप मेरा पेपर चेक कर दो। वो चेक करके आपको उसमें मार्किंग करेंगे। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि 25 क्वेश्चन उस सिंपल पेपर के अंदर थे। 25 में से सपोज दैट कि तुमने 20 क्वेश्चन सही करा और 5 क्वेश्चन को तुमने गलत करा। अब काम की बात यहां आता है, ये सपोज ये डिफरेंट हो सकता है, किसी का 10 सही हो 10 गलत हो, बट स्टिल मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं कि 5 क्वेश्चन आपने गलत करा। तो अब इस 5 क्वेश्चन के साथ आपको क्या करना है कि अब आपको उन क्वेश्चंस को देखना है कि ये 5 क्वेश्चन गलत क्यों हुए, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई वीडियो। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहीं से शुरू होता है। ओके, तो 5 क्वेश्चन गलत क्यों हुआ ये आपको सोचना है। ये आपके टीचर भी तो बताएंगे, बट आपको बेहतर समझ आएगा कि क्यों गलत हुआ। और आपको देखना है कि ये 5 क्वेश्चन जो है वो आखिर कौन से टॉपिक की है। फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, मैथ्स होता है, बायो होता है, सबके पेपर के साथ यही करना है। तो अगर 5 क्वेश्चन हमने गलत करा है तो वो 5 क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है, उस टॉपिक पे वापस आप कहाँ जाओगे, अपने क्लास नोट में। ओके, मैं थोड़ा सा मार्कर का चेंज करता हूँ। तो उस टॉपिक के लिए आप वापस रेफरेंस लेंगे क्लास नोट को, और उस टॉपिक को आप दोबारा से पढ़ेंगे और उस टॉपिक को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात अब कि अब ये 5 क्वेश्चन अगर आपने सिंपल पेपर बनाया तो ये 5 क्वेश्चन आपने गलत करा। अगर नहीं बनाए होते तो एग्जाम में यही गलती करके आते। तो एग्जाम से पहले आपको वो 5 क्वेश्चन पता चल गया, मतलब 5 टॉपिक पता चल गया जो आप गलती करने वाले थे, उसको आपने एग्जाम से पहले ही सिंपल पेपर बनाया, क्लास नोट देखा, सुधारा। अब आपको ऐसे सुधारना है और थोड़ा सा एक अलग पेज पे इन टॉपिक को लिखते रहना है, क्योंकि ये आपका वीक पॉइंट है। आपको अपनी कमजोरी ढूंढनी है कि आप गलती कहाँ करते हो। तो आपने अपनी वीक पॉइंट को ढूंढा और एक अलग पेज पे टॉपिक लगाना है, ताकि एग्जाम जब नज़दीक आए 1-2 दिन पहले तो इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से देखूं, क्योंकि आपका वीक पॉइंट यही था। तो आपने इसको देखा और ये 5 टॉपिक ढूंढा। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने 5 या मैं मान लो आपने 10 सिंपल पेपर की प्रैक्टिस करा, तो है ना, तो मैं एवरेज ले लेता हूँ कि आपने सपोज 5 ही सिंपल पेपर प्रैक्टिस करा। तो हर एक सिंपल पेपर में ऑन एन एवरेज मान लो कि आपने 5 गलतियां करी है, तो आपने 25 टॉपिक को ऐसे आपको मिले, मतलब एवरेज, अब ये कम ज़्यादा हो सकता है, दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तो आपने 25 टॉपिक ऐसे ढूंढ निकाले जो आपका कमजोर था, वीक था, और जो आप एग्जाम के अंदर अगर ये टॉपिक आते तो आप डेफिनेटली गलती करके आते। देखो ओवरऑल देखा जाए तो इस 80 और 90% लाने के बीच मेहनत और नॉलेज में कोई कमी नहीं होती। मैं जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है बोथ आर सेम। इन दोनों में बस थोड़ा सा स्ट्रेटजी एंड अप्रोच का फर्क होता है। ओके, अगेन मैं बोल रहा हूँ वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, बट आप सुनो लास्ट तक, बहुत चीज़ें काम की मैं इसमें बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक के बारे में मैं सब कुछ इस वीडियो में डाल दूँ, ताकि फिर दोबारा इसमें कोई क्वेरी नहीं रहे। तो 80 to 90% वाले बच्चों के बीच कोई डिफरेंस नहीं होता है, ओनली डिफरेंस इज ऑफ स्ट्रेटजी। ठीक है, थोड़ा सा अप्रोच सही करोगे तो ये होगा। ओके, तो मेरे नज़रों में अगर मेरे पास 80 और 90% आता है तो ठीक है ना, बोथ आर ऑफ सेम लेवल। ओके, 60-90 में तो बहुत डिफरेंस होता है, बट इन दोनों में तो यही आपको है कि 80% पे अगर आप है तो 90 पे जाना है। तो बस थोड़ा सा आप यू डिजर्व, अगर आप 75 के अप्रोक्स में यू डिजर्व 90, आपको बस थोड़ा अप्रोच है। तो अब ये 25 क्वेश्चन जो आपने एग्जाम में गलती करना था वो आप एग्जाम से पहले सुधार लिए। ऐसे ऐसे आपके ऑल सब्जेक्ट्स में, सारे सब्जेक्ट्स के अंदर आपने अपनी वो कमियां ढूंढी। अगर आप 5 से ज़्यादा बनाते हो तो वो और भी आपको मिलता चला जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है एग्जाम लाइक कंडीशन में प्रैक्टिस करना है। एग्जाम से पहले आपको 10 होता है ना क्रिकेट मैच वगैरह में कि मैच से पहले टीम प्रैक्टिस मैच खेलती है। क्यों खेलती है? अपनी कमियां पता लगाने के लिए, थोड़ा माहौल भापने के लिए कि कैसा होता है ना, विदेश वगैरह में जाती है क्रिकेट टीम तो खेलती है प्रैक्टिस मैच वहाँ की लोकल टीम के साथ। तो उसका रीजन यही होता है कि वहाँ का माहौल, इन्वायरमेंट। तो ऐसे में आपको सिंपल पेपर इज योर प्ले ग्राउंड। ओके, जहाँ पे आप इन्वायरमेंट, आपको आइडिया लगेगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे आते हैं। आपको 3 घंटे का पेपर है, 2.5 घंटे की प्रैक्टिस करके जाना है, ताकि वहाँ टाइम मैनेजमेंट में कोई दिक्कत ना आए। नहीं तो कई बार क्या होता है, सवाल आ रहे होते हैं बट आपके पास टाइम नहीं होता है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट भी सीखना पड़ेगा। ओके, एग्जाम में हर चीज़ का आपका एग्जाम होता है, नॉलेज के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट वगैरह कैसे करते हो, है ना। तो अब आपने कमी ढूंढा, अब ऐसे ऐसे हर एक सब्जेक्ट में करोगे तो आपका वीक पॉइंट्स दूर होता चला जाएगा। अब वीक पॉइंट दूर हो गया तो हर सब्जेक्ट में आप इस चीज़ को, अब एग्जाम से पहले क्या करना है, एग्जाम से पहले आपको करना ये है कि जब एग्जाम नज़दीक आ जाए तो आपने अलग पेज पे ये सारे टॉपिक लिख रखे हैं, इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से देखते हुए जाना है। ओके, तो इस तरह से करोगे। अच्छा, रिवीजन के दौरान कई बार क्या होता है, हम
ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर वो इजी टॉपिक पे भी ध्यान नहीं देते। कई बार ऐसा होता है कि लगता है अरे ये टॉपिक तो आता है और उसको इग्नोर करते जाते और नतीजा ये होता है एग्जाम के अंदर आप कन्फ्यूजन हो जाता है, आते हुए आपको लगता है अरे ये तो आ रहा था, नहीं आ रहा। तो इसलिए रिविजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, रिविजन कैसे करना है? तो सपोज आपने अगर आज एक चैप्टर पढ़ा, जब सपोज आपने आज फिजिक्स का चैप्टर 1 का रिवाइज करा है, तो कल फिजिक्स का चैप्टर 2 रिवाइज करोगे। तो चैप्टर 2 चैप्टर 2 रिवाइज करने से पहले आपने कल चैप्टर 1 जो पढ़ा उसको एक नज़र बस पेज पलट के देख लेना है, ताकि आपके माइंड में आज करा है कल एक बार फिर एक नज़र देख लोगे। देखने में हार्डली 2 से 4 मिनट लगेगा। 15-20 पन्ने का नोट से एक नज़र सरसरी निगाह से अगर आप देख लोगे तो आपका कवर हो जाएगा। बस यही चीज़ें छोड़ते छोड़ते क्या होता है ना, 3-4 दिन बाद आपको लगता है कि फिर से चैप्टर 1 भूल गया, मैं तो 4 दिन पहले रिवाइज करा था। तो ये 5 मिनट बस आप एक सरसरी निगाह से एक बार देख के तब आगे चैप्टर 2 स्टार्ट करो, है ना। हर एक चैप्टर के अंदर ऐसा करना है कि रिवीजन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक रिवाइज नहीं करोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मन में हमेशा डर बना रहेगा कि चैप्टर्स तो आते हैं बट याद नहीं आ रहा है ना। तो रिटन प्रैक्टिस करेंगे आप, इस तरह से अगर बनाओगे तो आप अपनी वीक पॉइंट को ढूंढोगे और आप इसके नज़दीक पहुँचोगे। ओके, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, अब ये जो बता रहा हूँ ये थोड़ा सा 12th वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। इसमें होता क्या है, आप इंग्लिश प्लस जो भी आपका 5th सब्जेक्ट होगा, 5th सब्जेक्ट पेंटिंग हो जाए, कईयों का हिंदी होगा, फिजिकल एजुकेशन होगा, तो इन दोनों पे ध्यान नहीं देते हैं। दिस इज विल प्ले द मेजर रोल। आपने तो सारे सब्जेक्ट्स ठीक कर लिए, ओके, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे आप ध्यान नहीं देते हो। इंग्लिश सोचते हैं कि यार एग्जाम के बीच 4-5 दिन गैप है उसमें पढ़ लें, मतलब इसको ऐसा इग्नोर कर रखे हैं, है ना। अब ये इग्नोर करने का नतीजा ये होता है कि आपके परसेंटेज तो एग्जाम में टोटल 500 मार्क्स आएंगे। तो 500 मार्क्स में अगर 100 मार्क्स फिजिक्स से है इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल एंड थ्योरी, तो 100 इंग्लिश से भी है, 100 5th सब्जेक्ट से है। तो इनके साथ भेदभाव जो करते हैं ना, इसका नतीजा ये होता है कि आप 90+ डिजर्व करते हुए 80-85 के बीच लटक जाते हो। तो इसको इग्नोर नहीं करना है। अब एग्जाम टाइम आ गया है, क्योंकि कई बच्चे इसको पूरे साल नहीं पढ़ते, एग्जाम अब आने वाला है, तो इस पे आपको अच्छे से ध्यान देना है और इनके पढ़ने के लिए भी अच्छा खासा टाइम निकालना पड़ेगा। इंग्लिश जो है वो लिटरेचर लैंग्वेज है, यहाँ पे आपको राइटिंग में प्रैक्टिस करना होगा, तो थोड़ा टाइम तो इसको भी देना होगा। इन दोनों को भी, ये दोनों मिलके 200 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो आप इन दोनों को हल्के में लेके 90+ की तो ड्रीम सोच ही नहीं सकते। ओके, तो इंग्लिश और 5th सब्जेक्ट पे भी प्रॉपर आपको अपने जो भी शेड्यूल है वहाँ से टाइम निकालना पड़ेगा। अब ऐसे भी आपके स्कूल वगैरह बंद हो गए होंगे तो आपके पास पूरे 24 आवर लगभग फ्री है, तो आपके पास इनफ टाइम है। तो इस पर आपको ध्यान देना है और इसमें जो भी आपके क्लास नोट या रेफरेंस टेक्स्ट बुक से है वहाँ से आपको पढ़ने पड़ेंगे, और इसको भी उतना ही सीरियस लेना होगा जितना आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो इन सबको लेते हो, उतना ही सीरियस लेके इसको पढ़ना होगा। और इसमें भी आपको कमियां ढूंढनी है कि कहाँ आपका फॉल्ट है और उसको दूर करना है, क्योंकि जब तक ये सारे सब्जेक्ट्स पे प्रॉपर ध्यान नहीं लगाओगे, कोई भी एक सब्जेक्ट कमजोर करके आपका 90% का ड्रीम टूट जाएगा। कोई भी एक सब्जेक्ट भले ही आपको पसंद हो या नहीं हो, बट पढ़ना आपको पांचों है और ईमानदारी से पढ़ना है। तो इस तरीके का अब मैंने, आई होप कि मैंने सारा स्ट्रेटजी लगभग फॉलो बता दिया आपको कि कैसे आप यहाँ तक जा सकते हैं। आगे ऐसे चैनल्स पर तो बहुत सारा वीडियोज पड़ा हुआ है, आगे मैं आने वाले टाइम पे ऐसे एग्जाम फियर कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मैं आने वाले टाइम पे वीडियो बनाऊंगा, या ऑलरेडी पड़ा हुआ है बट वो 2-3 साल पुराना है, लेकिन ऑलमोस्ट आप देख सकते हो आज भी वो रिलेवेंट है। बट स्टिल मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा मॉडिफाई करके आगे लाऊं, क्योंकि 2-3 टॉपिक मुझे और आपको बताना है जो एग्जाम में फ़ायदा होगा। एक तो एग्जाम फियर पे आने वाला है, जल्दी ही लाऊंगा वीडियो एग्जाम फियर, एग्जाम के टाइम पे जो मन में डर होता है, एक ये। दूसरा पेपर प्रेजेंटेशन, एग्जाम में आपको पेपर कैसे लिख के आना है, ठीक है। तो ये 2-3 टॉपिक और भी कुछ एग्जाम से रिलेटेड जो अभी के टाइम पे आपके लिए ज़रूरी है जानना, उसको मैं लेके आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और बाकी तो और चैप्टर वाइज डेरिवेशन वगैरह को मैं बता ही रहा हूँ इसमें, है ना। अच्छा, 10th वाले भी थोड़ा देख लो, इसमें 10th वालों के लिए इंग्लिश और SST हो जाता है, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी, SST, है ना। तो इन पे ध्यान नहीं देते, मैथ साइंस के पीछे पड़े रहते हैं, तो आपके लिए ये जो चीज़ें बताया वो इंग्लिश, हिंदी, SST में है ना। तो आगे मैं इस तरह का और भी आपके लिए एग्जाम से रिलेटेड काम की वीडियो जरूर लेके आऊँगा, जिसमें जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा उसके आधार पर मैं चीज़ें बताऊँगा। तो आप अभी फिलहाल तो हमारा जो थ्योरी सेक्शन है उसके अंदर चैप्टर वाइज डेरिवेशन चल रहा है, तो वो करो, उस पर देखता हूँ मैं, कल कोशिश करता हूँ उस पर हर जल्दी खत्म करूँगा, हर 1-2 दिन के गैप पे मैं पूरे चैप्टर का वीडियो उसमें डाल दूँगा, ठीक है। तो फिर अगले वीडियो मिलते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।